हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं उमाशंकर गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री रमा एकेडमी में। साथियों, आज के इस सेशन में हम लोग लोकसभा, जो कि संघ की विधायिका का महत्वपूर्ण अंग है, संघ की विधायिका में हम लोगों ने संसद स्टार्ट किया था और संसद के अंतर्गत हम लोगों ने राज्यसभा को बहुत ही अच्छे से खत्म किया है पिछले सेशन में। ठीक, जिन साथियों ने नहीं देखा है उसे देखें। आज हम लोग लोकसभा इसे विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए, संघ की विधायिका जो कि 79 से 123 आर्टिकल तक है। ठीक, और विधायिका क्या होती है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, पत्रकारिता, ये सारी चीजें हमने आपको बता दिया है, उसे आप लोग देख सकते हैं। चलिए, संसद की संरचना। संसद की संरचना हमने देखा था कि संसद 3 अंगों से बना है: राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। राष्ट्रपति हमने कार्यपालिका में खत्म कर लिया है, जो कि राष्ट्रपति का जो पद है अनुच्छेद 52 के तहत हमारे संविधान में दिया हुआ है। ठीक, राज्यसभा को हमने लास्ट सेशन में पढ़ा, 80 अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 80 के तहत संविधान में दिया हुआ है। और जो लोकसभा जिसे आज हम लोग पढ़ेंगे 81 के तहत हमारे संविधान में दिया हुआ है। ठीक है, तो लोकसभा जिसे हाउस ऑफ द पीपल क्या कहते हैं, हाउस ऑफ द पीपल, इसका जो संविधान में उल्लेख है वह आर्टिकल नंबर 81 के तहत दिया हुआ है। ये हमारा छोटा भाई और राज्यसभा बड़ा भाई, ऐसे हमने याद किया था। तो बड़ा भाई पहले आया 80 और छोटा भाई बाद में 81। इसके कुछ अन्य नाम हैं: निम्न सदन, लोकप्रिय सदन, अस्थायी सदन और जनता का सदन। इन्हें भी आप याद रखोगे। उच्च सदन कौन? हमारा राज्यसभा। निम्न सदन कौन? लोकसभा। ठीक, लोकप्रिय सदन क्यों कहा जाता है लोकप्रिय सदन? क्योंकि जनता के द्वारा लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है सीधे तौर पर, प्रत्यक्ष रूप से। ठीक, तो यहां पे जो सदस्य आ रहे हैं चुनकर, वह लोगों के द्वारा चुनकर आ रहे हैं, तो वह जनता उन्हीं लोगों को चुनेगी, जनता जिनको प्रिय मानेगी, इसलिए इसे कहते हैं लोकप्रिय। ठीक, लोकप्रिय सदन समझ में आ गया। अस्थायी सदन, इस सदन को कभी भी भंग किया जा सकता है। संसद में अविश्वास प्रस्ताव पारित करके इसे विघटित किया जा सकता है कार्यकाल पूरा होने के पहले ही, इसलिए यह अस्थायी सदन कहलाता है। और हमारी राज्यसभा स्थायी सदन है ना, उसका टेन्योर 6 ईयर था, परंतु कभी भी उसे विघटित नहीं किया जा सकता है, उसे आप लोग ध्यान देखना। इसे जनता का सदन कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह लोकसभा है, लोगों की सभा, इसलिए यह जनता का सदन कहलाता है। जनता द्वारा यहाँ पे प्रत्याशी जो चुने जा रहे हैं, जो यहाँ पे सदस्य चुनकर आ रहे हैं, वह जनता के द्वारा है, जनता के प्रिय हैं, इसलिए वह लोकप्रिय हो गए और जनता का सदन कहला गया। ये सब ध्यान रखोगे। फिर निम्न सदन है ये संसद का। ठीक, इसे जनता का सदन कहते हैं। ठीक, अब जो इंग्लैंड, ब्रिटेन में हमारी दो सदन हैं, ब्रिटेन की विधायिका भी 2 सदन से बनी है, जैसे हमारा भारत का विधायिका जो है 2 सदनों से बना है। संसद जिसे हम लोग बोलते हैं, संसद 2 सदन है, निम्न सदन जिसको लोकसभा, उच्च सदन जिसे राज्यसभा। वैसे यहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन्स, इसे हम लोग लोकसभा से कंपेयर कर सकते हैं, लोकसभा की भांति यह कार्य करता है। ठीक, हाउस ऑफ लॉर्ड्स हमारा जो था वो राज्यसभा की तरह कार्य करता था, मैंने लास्ट सेशन में बताया था। यहां पे मैंने एक चीज और ऐड की थी कि अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व होता है, इसे आप लोग अलग से याद रखोगे। संरचना पे हमने बात, डिस्कशन जो है बहुत ही डिटेल में की थी, और मैंने एक स्ट्रक्चर, एक फॉर्मेट बना करके आपको समझाया था, उसे जरूर देखिएगा, शॉर्ट में देख लीजिए। अधिकतम 552 सदस्य यहाँ पे चुने जा सकते हैं, ऐसा प्रावधान हमारे संविधान में दिया हुआ है। परंतु वर्तमान में कितने चुने जा रहे हैं? 545। राज्यों से प्रतिनिधि कितने आ रहे हैं? 530 मैक्सिमम। और कितने हमारे प्रेजेंट में? 530 पूरे के पूरे आ रहे हैं राज्यों से। परंतु केंद्र शासित प्रदेशों से, संघ राज्य क्षेत्रों से 20 आ सकते हैं मैक्सिमम। आते कितने हैं? 13।
कारण क्या था? वो पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से 7 सदस्य चुन करके आएंगे अगर वह हमारे भारत का हिस्सा हो जाएगा तो। 2 सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक, आगे देखो, इसी संरचना में जो सीटों का आवंटन किया गया है इससे संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोट है, इसे आप लोग ध्यान रखोगे। ठीक, 84वें संविधान संशोधन के द्वारा जो कि 2001 में आया, इसके तहत क्या किया गया था? सीटों का आवंटन किया गया था। राज्य, हर एक राज्य को सीटें आवंटित की गई कि आप इस राज्य को इतनी सीटें, इस राज्य को इतनी सीटें। मतलब जैसे मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश से 29 सदस्य लोकसभा के लिए निर्वाचित होंगे। इस तरीके से प्रावधान हर एक राज्यों को अलग अलग आवंटित किया गया। किस आधार पर? जनसंख्या के आधार पर। यह जनसंख्या 1971 में, हमारे भारत की जो जनसंख्या 1971 ईस्वी में थी, उस जनसंख्या के आनुपातिक गणना के हिसाब से यह सीटों का आवंटन किया गया है। फिर से ध्यान देना कि 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 में लाया गया और इसमें यह कहा गया कि जो जनसंख्या हमारी 1971 में थी, उस आधार पर, उस जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन होगा। और वह कब तक रहेगा? तो आपको यह डेट याद रखनी है, 2026। कहने का मतलब है 2026 से पहले लोकसभा की जो सीटें हैं ये 552, ये 545 वर्तमान में, इससे कम ज्यादा नहीं किया जा सकता। अब जनसंख्या क्या हुआ? कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। देश की हर राज्यों की जनसंख्या कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, तो सीटों की संख्या लोकसभा में बढ़नी चाहिए। ठीक है, तो उस हिसाब से यह कहा गया कि 2026 तक लोकसभा की सीटें, लोकसभा में सदस्यों की संख्या इससे ज्यादा नहीं हो सकती है। जो भी प्रावधान आएंगे सीटों को बढ़ाने की, कम करने की, वह 2026 तक नहीं किया जा सकता, उसके बाद होगा। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम? 84वां 2001, इसे ध्यान रखोगे। अब आती है बात इलेक्शन प्रोसीजर की। निर्वाचन प्रणाली किसका? लोकसभा। हमने राज्यसभा में पढ़ा, अभी लोकसभा। चुनाव जो है प्रत्यक्ष रूप से होगा। कंपेयर करके पढ़ना राज्यसभा लोकसभा को। वहां अप्रत्यक्ष चुनाव हो रहा था, यहां प्रत्यक्ष रूप से। कहने का मतलब है जनता सीधे वोट दे करके अपने सदस्यों को चुनेगी, लोकसभा सदस्यों को चुनेगी। ठीक, अब यहां पे आप इस वर्ड को याद रखो, इंपॉर्टेंट है, एकल सदस्यीय निर्वाचन प्रणाली। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एकल सदस्यीय मतलब किसी राज्य को, जैसे मान लो एमपी को 29 सीटें दी गई, ठीक, और ये 29 सीटें मतलब 29 क्षेत्र बनाए हैं एमपी में। ठीक है, 29 क्षेत्र में एक एक क्षेत्र से एक सदस्य निर्वाचित होगा। मतलब एमपी से 29 सदस्य निर्वाचित किए जा रहे हैं, तो 29 क्षेत्र बनाए गए हैं, 29 एरियाज बनाए गए हैं। एक क्षेत्र से एक सदस्य निर्वाचित होगा, इसीलिए इसे कहते हैं एकल सदस्यीय निर्वाचन प्रणाली। ठीक, आप याद रखोगे, लोकसभा एकल सदस्यीय निर्वाचन प्रणाली पद्धति पर कार्य करती है। एक और याद रखो, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, पहले आओ पहले पाओ। मतलब जो सदस्य सबसे ज्यादा मत प्राप्त करेगा उसे सदस्यता मिल जाएगी। जिस क्षेत्र से, मान लेते हैं एक क्षेत्र हमने डिसाइड किया, वहां पे 5 लोग खड़े हैं, तो इन 5 में जो सबसे ज्यादा मत प्राप्त करेगा वह लोकसभा सीट जीत जाएगा। इसी को बोलते हैं पहले आओ पहले पाओ, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ठीक, चुनाव जो है वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार क्या हमने निर्धारित किया हुआ है? 18 वर्ष। पहले 18 वर्ष नहीं था। वयस्क मताधिकार 21 ईयर, 21 वर्ष था। कब इसे चेंज किया गया? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1989 में लाया गया था। उसमें जो न्यूनतम आयु थी 21 वर्ष, उसे घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। इसी को वयस्क मताधिकार बोलते हैं। तो ये 21 से 18 कब हुआ? 1989 में 61वें संविधान संशोधन के द्वारा।
बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, सभी फैक्ट्स याद होने चाहिए। तो ये बातें हो गई निर्वाचन से संबंधित। एक चीज और याद रखो, गुप्त मतदान के द्वारा लोकसभा की सदस्यता प्राप्त की जाती है। लोकसभा का जो चुनाव होता है गुप्त मतदान पद्धति पर कार्य करती है। राज्यसभा में पहले गुप्त था, बाद में ओपन हो गया। ओपन बैलेट के द्वारा राज्यसभा में निर्वाचन होता है। यहां पे जो निर्वाचन हो रहा है वह गुप्त मतदान, मतलब जो व्यक्ति मत अपना दे रहा है वह गुप्त तरीके से देगा, किसी को पता नहीं चलेगा कि वह किस पार्टी को, किस व्यक्ति को वोट दिया। ठीक, आगे लोकसभा की सदस्यता हेतु शर्तें, क्या कंडीशन होगी कि आप लोकसभा सदस्य बन सकते हो? तो पहली कंडीशन तो यही है कि आप भारत के नागरिक हो। दूसरी, आप 25 वर्ष उम्र पार कर लिए हो, 25 वर्ष से आपकी ज्यादा उम्र हो। तो लोकसभा के लिए कितना हो गया? 25 वर्ष, राज्यसभा में 30 और राष्ट्रपति 35। 25, 30 और 35, 25, 30 और 35। लोकसभा 25, राज्यसभा 35 और राष्ट्रपति 35। तो भारत का प्रधानमंत्री अगर बनना है तो उम्र कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 25 वर्ष। क्योंकि प्रधानमंत्री कौन होता है? लोकसभा में सदस्यता जिनकी होती है, लोकसभा का जब चुनाव हो रहा है तो बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है, तो उसकी उम्र 25 वर्ष से ज्यादा है तो वह प्रधानमंत्री बन सकता है। ठीक, आगे किसी भी लाभ के पद पर ना हो, भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी भी लाभ का पद उसे ना मिला हो, मतलब वह सरकारी नौकरी वाला व्यक्ति ना हो। ठीक, उसे मस्तिष्क प्रॉब्लम ना हो, मेंटली कोई भी उसकी प्रॉब्लम ना हो, विकृति ना हो। ठीक, दिवालिया घोषित ना हुआ हो। ठीक, उसके बाद संसद द्वारा जो भी विधि कानून बनाए जाएंगे और अर्हताएं योग्यताएं बनाई जाएंगी वह उसको धारण करने वाला हो, इतनी योग्यताएं चाहिए। ये शर्तें हैं लोकसभा की सदस्यता हेतु। आगे लोकसभा सदस्यों का जो कार्यकाल है, टेन्योर, उसे देखो 5 वर्ष है, राज्यसभा में 6 वर्ष है। जो उपराष्ट्रपति वाला मैंने आपको बताया था कि वह उसका सदस्य नहीं होता है। ठीक, उपराष्ट्रपति जो है सभापति होता है राज्यसभा का, परंतु सदस्य नहीं होता है, तो उसका टेन्योर भी 5 वर्ष होता है। यहाँ पे सभी सदस्यों का, प्रत्येक सदस्यों का 5 वर्ष है। ठीक, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर, अब ये जो 5 वर्ष की जो अवधि है, इससे पहले भी तो लोकसभा भंग हो सकती है। किन किन कारणों से हो सकती है उसमें भी देखो कि राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर 5 वर्ष की अवधि के पहले भी लोकसभा को विघटित कर सकता है। ठीक, अविश्वास प्रस्ताव आ गया या फिर जो बहुमत दल है वो अपना बहुमत खो दे, इन सभी कारणों से विघटन हो सकता है लोकसभा का। ठीक, आपातकाल की स्थिति अगर आती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अगर आपातकालीन स्थिति संकट कुछ उत्पन्न होता है देश में, तो उस स्थिति में संसद विधि द्वारा, मतलब संसद विधि वही विधायिका जैसे कानून बनाती है, संसद विधि द्वारा लोकसभा की जो अवधि है वह 1 वर्ष और बढ़ाई जा सकती है, मतलब 5 से 6 की जा सकती है। एक बार किया गया है इंदिरा गांधी की सरकार में। ठीक है, तो 1 वर्ष एक बार में बढ़ाई जा सकती है। कहने का मतलब है कि आप एक बार में 1 वर्ष बढ़ा सकते हो, दोबारा बढ़ाना है तो फिर से संसद में पारित करना पड़ेगा। और ये कितनी बार बढ़ाई जा सकती है इसका उल्लेख नहीं है, परंतु एक बार में 1 साल हेतु बढ़ाई जा सकती है। इतना ही आपको याद रखना है। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और याद कर लो कि 42वां संविधान संशोधन जो कि इंदिरा गांधी के द्वारा लाया गया था, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, लघु संविधान, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके सारे पॉइंट्स आप याद रखना। संविधान संशोधन का भी एक वीडियो में लाऊंगा। ठीक, आप लोग उसे पढ़ना। 1976 में आया ये 42वां संविधान संशोधन। उसमें क्या किया गया, जो लोकसभा की कार्यकाल है, लोकसभा की अवधि है, वह 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया। ठीक, और
अगले चुनाव में जब जनता पार्टी सरकार में आती है तो इस प्रावधान को वह चेंज कर दी है। क्या? ये 44वां संविधान संशोधन लाती है 1978 में, और ये जो 5 से 6 की थी इंदिरा गांधी की सरकार, इसे वापस घटा के 6 से 5 कर देती है, और अभी तक लोकसभा का जो कार्यकाल है वह 5 वर्ष है। तो ये 42वां संविधान संशोधन जिसमें 5 से 6 किया गया था, ये 44वां संविधान संशोधन जिसमें 6 से वापस 5 किया गया है। वर्तमान में 5 वर्ष है। सभी सदस्य, जितने भी सदस्य हैं लोकसभा के, सबका कार्यकाल 5 वर्ष है। लेकिन राज्यसभा में एक व्यक्ति ऐसा है, उपराष्ट्रपति, जो कि राज्यसभा का सदस्य नहीं है, उसका कार्यकाल 5 है, बाकी सभी सदस्यों का 6 वर्ष है। लोकसभा के पदाधिकारी कौन कौन से पदाधिकारी हैं? एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, ठीक, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष। इनसे संबंधित जो भी संविधान में प्रावधान दिए हुए हैं वह अनुच्छेद 93 से लेकर के 97 तक दिए हुए हैं। 93 से 97 तक इनसे संबंधित सारे प्रावधान है। किनसे? पदाधिकारियों से संबंधित। अध्यक्ष क्या है, कैसे, सभी उनकी शक्तियां वगैरह। तो आइए अध्यक्ष को देखते हैं एक एक पॉइंट। पहला है, लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य होता है। बार बार मैंने बताया कि जो लोकसभा का सदस्य चुना जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष, वो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। राज्यसभा में ऐसा नहीं था। राज्यसभा में पदेन जो होगा, जो भी उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन होगा, वही अपने आप सभापति कहलाएगा राज्यसभा का। परंतु लोकसभा में लोकसभा का जो अध्यक्ष है वह लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही चुना जाएगा और वह लोकसभा का सदस्य होगा। ठीक, लोकसभा के सदस्य अध्यक्ष को अपने से ही चुनते हैं। ठीक है, अब कुछ शक्तियां हैं किसकी? अध्यक्ष की। इन्हें देखो। संयुक्त अधिवेशन, जो कि 108 अनुच्छेद 108 के तहत जो संयुक्त अधिवेशन लाया जाता है, ठीक है, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि लोकसभा का अध्यक्ष जो है वही संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, जो कि 108 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति बुलाता है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कमेंट सेक्शन में आपको बताने के लिए। ठीक, आगे देखो। अब जब संयुक्त बैठक है या कुछ भी हो रहा है, मान लेते हैं 50-50 मत जो है किसी मुद्दे पर बराबर हो गया, तो निर्णायक मत का अधिकार भी किसको प्राप्त है? तो हमारे अध्यक्ष को निर्णायक मत दे सकता है। ठीक, कोई भी बिल, कोई भी विधेयक लोकसभा में जो प्रस्ताव लाया गया है वह धन विधेयक है कि नहीं है, इस चीज को कौन निश्चित करेगा? 110 अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 110 के तहत कोई भी बिल, कोई भी विधेयक जो लोकसभा में प्रस्तावित आया है वह धन विधेयक है, इस बात का निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ये इतनी शक्ति है, इतनी पावर है लोकसभा अध्यक्ष के पास। ध्यान रखो, कोई भी बिल धन विधेयक है, इस बात का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ठीक, अब लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? सभी सदस्यों का प्रस्ताव लाना पड़ेगा। सभी सदस्यों का प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा। बहुमत से उसे हटाया जा सकता है। ठीक है, आगे देखो। त्याग पत्र, अगर अध्यक्ष, जो हमारे लोकसभा का अध्यक्ष है, उसे त्याग पत्र देना है तो किसे देगा? वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देगा। सेम चीज उल्टी हो जाएगी अगर उपाध्यक्ष जो हैं, जो कि उसी सभा के सदस्य होंगे। कौन से सभा? लोकसभा। ये भी लोकसभा के सदस्य हैं, अध्यक्ष तो लोकसभा के सदस्य हैं ही, दोनों लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं। अगर इनको त्याग पत्र देना है तो उपाध्यक्ष को देंगे, और अगर उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देना है तो अध्यक्ष को देंगे। गणपूर्ति कोरम, एक वर्ड आता है कोरम, ये क्या होता है? इसे आप समझो 1/10 मत, वोट। कुल वोट का 1/10 वोट
या कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य, ये याद रखो, सदस्य। अगर संसद में, लोकसभा में जो उपस्थित सदस्य हैं, टोटल सदस्य का 1/10 सदस्य से कम संख्या प्रेजेंट है, तो हम बोलेंगे कि गणपूर्ति कोरम अभाव है। तो गणपूर्ति मतलब संसद को, लोकसभा को आगे बढ़ाने के लिए कुछ सदस्य फिक्स होने चाहिए, मतलब उनकी संख्या एक फिक्स होनी चाहिए कि इससे कम नहीं हो सकते। तो वह एक लिमिट बनाई गई है 1/10 सदस्य। 1/10 सदस्य से कम अगर सदस्य उपस्थित होते हैं तो लोकसभा अध्यक्ष के पास यह अधिकार प्राप्त है, लोकसभा के पास क्या अधिकार प्राप्त है कि वह सभा स्थगित कर सकता है, सदन को स्थगित कर सकता है। तो कोरम क्या है? कोरम 1/10 सदस्य हैं। इस आंकड़े को पार करना पड़ेगा, इतने सदस्य कम से कम होने चाहिए, तभी सदन आगे बढ़ेगी। इसी को बोलते हैं गणपूर्ति कोरम। ठीक, अगर यह कोरम का अभाव होता है, गणपूर्ति का अभाव होता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष के पास यह अधिकार प्राप्त है कि वह सदन को स्थगित कर सकता है। आगे प्रोटेम स्पीकर, आपने बहुत सुना होगा प्रोटेम स्पीकर, जिसे अस्थायी स्पीकर बोलते हैं। अभी स्थायी स्पीकर है। देखो होता क्या है, जब चुनाव खत्म होता है ना, तो नया स्पीकर चुना जाता है। तो चुनाव खत्म होने से लेकर के नए स्पीकर, स्थायी स्पीकर बनाने तक जो बीच का अंतराल होता है, उसमें राष्ट्रपति के द्वारा एक सदस्य, एक लोकसभा सदस्य को, जो कि काफी एक्सपीरियंस हो उसके पास, उसे वह कुछ समय के लिए अस्थायी स्पीकर चुनता है, जिसे प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। ठीक, क्या पुराने और नए अध्यक्ष के अंतराल को भरने के लिए, जो पुराना वाला अध्यक्ष था, अब जो नया वाला आने वाला है, उस अंतराल को भरने के लिए कौन? राष्ट्रपति, नई लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य। अब यहां वरिष्ठ मतलब एज्ड नहीं समझना, एक्सपीरियंस समझना। ज्यादातर जो कोशिश की जाती है वह वरिष्ठ तो होते ही हैं, और उनका एक्सपीरियंस की बात भी, एक्सपीरियंस काउंट किया जाता है। कौन सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड सदस्य है, उसे राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है, जो कि प्रोटेम स्पीकर कहलाएगा। प्रोटेम स्पीकर, जिसको अस्थायी स्पीकर कहते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप लोगों ध्यान रखना, नोट कर सकते हो। आगे लोकसभा विशेष, कुछ स्पेशलिटी है लोकसभा के पास, उन्हें फटाफट देखो आप। ठीक, मंत्री परिषद जो है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ये आपको क्लियर, मैंने आपको 2 बार बता चुका हूं कि जो मंत्री परिषद है वह 2 लोगों के प्रति उत्तरदायी होता है। व्यक्तिगत रूप से अगर उत्तरदायी पूछेगा तो आप बोलोगे राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है, और अगर सामूहिक रूप से पूछेगा तो आप बोलोगे लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अगर व्यक्तिगत सामूहिक दोनों नहीं पूछता है, सीधा पूछता है मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी है, तो आप बोलोगे, मंत्री परिषद ऑलरेडी सामूहिक वर्ड है, तो आप बोलोगे क्या कि वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। लोकसभा के पास और कौन से अधिकार हैं? सरकार बनाने के लिए सदैव लोकसभा में ही बहुमत प्राप्त करना होगा। राज्यसभा में कितने भी बहुमत प्राप्त कर लो, सरकार नहीं बनाई जा सकती। केंद्र सरकार, जिसमें मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री बनाई जाती है। तो ये जो सरकार वर्ड है, ये किससे संबंधित है? मंत्रिमंडल, केंद्र की और प्रधानमंत्री से। तो सरकार बनाने के लिए कहां पे बहुमत प्राप्त चाहिए? तो लोकसभा में चाहिए। ठीक, धन विधेयक, जो कि अनुच्छेद 110 के तहत हमारे संविधान में प्रावधान दिया हुआ है। तो धन विधेयक से संबंधित एक इंपॉर्टेंट फैक्ट समझो कि ये मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था कि लोकसभा में सबसे पहले पेश किया जाएगा। सबसे पहले किसमें? लोकसभा में सबसे पहले पेश किया जाएगा। किसे? धन विधेयक को। ठीक, कोई भी विधेयक आता है, अगर वह सामान्य विधेयक है, सामान्य बिल है, तो वह किसी भी सदन में पहले भेजा जा सकता है, राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी। पारित होने के बाद दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। परंतु
अगर कोई भी विधेयक धन विधेयक है तो उसे सबसे पहले प्रस्ताव कहां लाना पड़ेगा? तो लोकसभा में लाना पड़ेगा। ध्यान रखना इस बात को, ठीक। लोकसभा में अगर पारित हो गया तब राज्यसभा के पास जाएगा, ठीक। और राज्यसभा को कितने दिन का टाइम दिया जाएगा? 14 दिन का। 14 दिन के अंदर वह अपने विचार लोकसभा के सामने प्रस्तुत करेगा, ठीक, अपने विचार भेज देगा। संयुक्त अधिवेशन 108 के तहत लोकसभा की प्राथमिकता ज्यादा होगी। क्यों? मैंने सदस्य बताए थे आपको। लोकसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 545। ये लोकसभा के सदस्य हैं। और राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? 245। ये वर्तमान स्थिति है। संख्या किसकी ज्यादा है? इनकी ज्यादा है, ठीक। अब दोनों का संयुक्त अधिवेशन हो रहा है, मान लो दोनों का संयुक्त अधिवेशन हो रहा है, तो आप यहां पे देखो, जब वोटिंग होगी तो कौन जीतेगा? लोकसभा जीत जाएगा। इनका मत बहुत ज्यादा है, सारे के सारे लोग 545 लोग अगर अपनी हाँ में बात करनी है और ये 245 ना में बात कर रहे हैं, तो कहां पे इनका पल्ला थोड़ा सा भारी है, ये थोड़ा सा ऊपर है राज्यसभा से। इसलिए बोला जा रहा है संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा की प्राथमिकता ज्यादा होगी क्योंकि सदस्य ज्यादा हैं और लोकसभा की शक्ति भी थोड़ा सा ज्यादा होती है राज्यसभा के कंपेयर में। मैंने बताया था आपको, ठीक। कुछ चीजों में बराबर हैं और कई चीजों में लोकसभा ऊपर है राज्यसभा से, क्योंकि केंद्र सरकार जो है लोकसभा में बैठती है। फिर आगे, अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में ही लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव मतलब कि सरकार गिरानी है, इस बात का प्रस्ताव कहां पे लाया जाएगा? तो लोकसभा में लाया जाएगा। तो ये सारे फैक्ट्स थे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये लोकसभा यहाँ पे हम लोग खत्म कर दिए। राज्यसभा इससे पहले हमने खत्म किया, संसद बहुत ही अच्छे से खत्म किया है, लगभग पूरी विधायिका हमने खत्म कर दी, कार्यपालिका खत्म कर दी। अब हमारे पास सिर्फ एक टॉपिक रहा है न्यायपालिका, उसे भी हम लोग खत्म कर देंगे। तो ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है श्री रमा एकेडमी, जुड़ जाइए। आप लोगों को करंट अफेयर की चीजें भी बताई जाती हैं, ठीक, क्विज वगैरह कराई जाती हैं। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए, खूब मेहनत करिए और हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, ठीक। खुश रहिए, मस्त रहिए, प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।